नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में अच्छे से पता चल सके। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर भी जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गांव या ग्रामीण समुदाय क्या है। पहला प्रश्न कर रहा है कि गांव या ग्रामीण समुदाय क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, मुखर्जी के अनुसार गांव वह समुदाय है जहां कुछ सापेक्षिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक समानता, औपचारिकता, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व और कृषि ही मुख्य व्यवसाय हो, उससे हम लोग गांव या ग्रामीण समुदाय कहेंगे। तो ये जो पहला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी प्रश्न बताऊंगा सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको क्या करना है कि सभी प्रश्नों को नोट करना है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको याद करना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि गांव या ग्रामीण समुदाय क्या है। तो मुखर्जी के अनुसार गांव वह समुदाय है जहां कुछ सापेक्षिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक समानता हो, औपचारिकता हो, प्राथमिक समूहों की प्रधानता हो, जनसंख्या का कम घनत्व हो और कृषि ही मुख्य व्यवसाय हो, उससे हम लोग कहेंगे गांव या ग्रामीण समुदाय। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, नगर अथवा नागरिक समुदाय क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नगर अथवा नागरिक समुदाय क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, अध्ययन की सरलता की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि नगर सामाजिक विभिन्नताओं का वह समुदाय है जहां द्वितीयक समूहों और नियंत्रणों, उद्योग और वाणिज्य, घनी जनसंख्या, अवैतिक संबंधों आदि की प्रधानता हो। यानी कि जो नगर होता है या जो नागरिक समुदाय होता है किसे कहेंगे, तो अध्ययन की सरलता की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जो नगर होता है, नगर सामाजिक विभिन्नताओं का वह समुदाय है जहाँ द्वितीयक समूह, नियंत्रण, उद्योग और वाणिज्य, घनी जनसंख्या, अवैतिक संबंध आदि की प्रधानता हो, उससे हम लोग नगर अथवा नागरिक समुदाय कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, भारत को भौगोलिक दृष्टि से विभाजित कीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको भारत को भौगोलिक दृष्टि से विभाजित करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, पहला होगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा होगा गंगा सिंधु का मैदान, तीसरा हो जाएगा दक्षिण का पठार, चौथा हो जाएगा राजस्थान का मरुस्थल और पांचवा हो जाएगा समुद्र तटीय क्षेत्र। यानी कि अगर हम भारत को भौगोलिक दृष्टि से बांटते हैं तो कितने भागों में बटेगा, तो 5 भागों में बटेगा, जिसमें से पहला होगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा होगा गंगा सिंधु का मैदान, तीसरा हो जाएगा दक्षिण का पठार, चौथा हो जाएगा राजस्थान का मरुस्थल और पांचवा हो जाएगा समुद्र तटीय क्षेत्र। ये जो 5 भाग हैं ये भारत के भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया 5 क्षेत्र है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनजाति क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जनजाति क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि जनजाति सामाजिक व्यक्तियों का वह समूह है जो एक विशिष्ट भूभाग से संबंधित है, जिसमें दूसरे समूहों के साथ विवाह वर्जित है, जिसमें कार्यों में कोई विशिष्टीकरण नहीं है, जिसका नियंत्रण जनजाति के अधिकारियों द्वारा होता है, जिसकी भाषा या एक बोली होती है, जो अन्य जनजातियों जातियों से सामाजिक भिन्नता रखता हो, जो जाति के ढांचे के मामले में अलग होता हो, उससे हम लोग जनजाति कहते हैं। यानी कि जो जाति होती है, जनजाति क्या होती है, तो जनजाति उसे कहते हैं, जनजाति सामाजिक व्यक्तियों का वह समूह होता है जो एक विशिष्ट भूभाग से संबंधित होता है, जिसमें दूसरे समूहों के साथ विवाह वर्जित होता है, यानी कि दूसरे समूहों के साथ विवाह नहीं किया जा सकता है, जिसमें कार्यों में कोई विशिष्टीकरण नहीं होता है, जिसका नियंत्रण जनजाति के अधिकारियों द्वारा होता है, जिसकी भाषा या बोली एक होती है और जो अन्य जनजातियों जातियों से सामाजिक भिन्नता रखता हो, उससे हम लोग जनजाति कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, जाति प्रथा की विशेषताएं बताइए। पांचवा प्रश्न कह रहा है जो जाति प्रथा है उसकी क्या विशेषता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, पहला उत्तर इसका ये होगा कि जाति प्रथा की विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, इसके सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। दूसरा हो जाएगा, हर जाति का व्यवसाय निश्चित होता है। तीसरा हो जाएगा, अन्य जातियों के साथ खान पान से संबंधित कुछ प्रतिबंध होते हैं। चौथा हो जाएगा कि जातियों में स्तरीकरण पाया जाता है और सर्वोच्च स्थिति ब्राह्मण की होती है। पांचवा हो जाएगा कि इसकी सदस्यता जन पर आधारित होती है। छठा हो जाएगा, जाति अपने सदस्यों को नियम भंग करने पर दंड दे सकता है या जाति से बाहर निकल सकता है। और सातवां हो जाएगा, जाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो जाति प्रथा होती है उसकी विशेषता क्या होती है, तो जाति प्रथा की विशेषता निम्न होती है। पहली विशेषता ये है कि इसके जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। दूसरी विशेषता ये होती है कि हर जाति के व्यवसाय
निश्चित होता है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ निश्चित होता है कि कौन सा जाति क्या करेगा। उसके बाद अगला इसकी विशेषता ये है कि अन्य जातियों के साथ खान पान से संबंधित कुछ प्रतिबंध होते हैं। चौथा विशेषता ये है कि जातियों में अस्थिरीकरण पाया जाता है और सर्वोच्च स्थिति जो है ब्राह्मण की होती है। पांचवा विशेषता ये है कि इसकी सदस्यता जन पर आधारित होती है। जाति अपने सदस्यों का नियम भंग करने पर दंड दे सकते हैं या जाति से बाहर निकाल सकते हैं। और सातवां विशेषता ये होती है कि जाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपको देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, हिंदू विवाह कानूनी संबंध न होकर जीवन भर का धार्मिक बंधन है जिसे तोड़ना सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है। यह कोई संविदा नहीं, धार्मिक संस्कार है। चारों पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। यौन संतुष्टि नहीं अपितु धार्मिक लक्ष्यों की पूर्ति इसका आधारभूत उद्देश्य है। यानी कि हिंदू विवाह क्या है, तो हिंदू विवाह का अर्थ ये होता है कि हिंदू विवाह कानूनी संबंध न होकर जीवन भर का धार्मिक बंधन है जिसे तोड़ना सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है। यानी कि अगर आप हिंदू विवाह करते हैं और उसके अंदर अगर आप तोड़ते हैं तो क्या होगा, वो जो है सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध होगा। यह कोई संविदा नहीं है, यानी कि यह जो विवाह है हिंदू विवाह, यह कोई संविदा नहीं है, यह एक धार्मिक संस्कार है। चारों पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। यौन संतुष्टि नहीं अपितु धार्मिक लक्ष्यों की पूर्ति इसका आधारभूत उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कार का क्या अभिप्राय है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार का क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, पहला आंसर इसका ये होगा कि संस्कार जो है धार्मिक अनुष्ठान अथवा क्रियाकलाप है। यह मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार और शुद्धि के लिए किए जाते हैं। ये ऐसे धार्मिक अनुष्ठान है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से शुद्धता प्रदान कर उसके व्यक्तित्व का विकास और पूर्णता प्रदान करते हैं। यानी कि जो संस्कार होता है, संस्कार क्या होता है, संस्कार एक धार्मिक अनुष्ठान होता है अथवा क्रियाकलाप होता है। दूसरा ये है कि ये मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार और शुद्धि के लिए किए जाते हैं। तीसरा ये होगा कि ये ऐसे धार्मिक अनुष्ठान है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से शुद्धता प्रदान कर उसके व्यक्तित्व के विकास करते हैं और उससे पूर्णता प्रदान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार का क्या अर्थ है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त परिवार का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, संयुक्त परिवार संयुक्त संगठन के आधार पर निकट के नाते रिश्तेदारों की एक सहयोगी व्यवस्था है जिसमें सम्मिलित संपत्ति, सम्मिलित वास, अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। यानी कि जो संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार का क्या मतलब होता है, तो संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि संयुक्त परिवार जो होता है संयुक्त संगठन के आधार पर निकट के नाते और रिश्तेदारों की एक सहयोगी व्यवस्था होती है जिसमें सम्मिलित संपत्ति, सम्मिलित वास और अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाते हैं। पर आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यम वर्ग क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यम वर्ग क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, मध्यम वर्ग का स्थान श्रम और पूंजी दोनों के बीच में है। इस वर्ग के पास न तो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के कोई साधन होते हैं जिसके द्वारा वो मजदूरों को रोजगार दे सके, और न यह वर्ग स्वयं कोई श्रम करता है जिससे कुछ अतिरिक्त धन पैदा किया जा सके। मोटे तौर पर इस वर्ग में पेटी बुर्जुआ या सफेद पोष कर्मचारी होते हैं। यानी कि जो मध्यम वर्ग होता है इनके पास पूंजी भी नहीं होती है और ये श्रम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लोग मोटे तौर पे इस वर्ग में क्या होता है, पेटी बुर्जो या सफेद पोष कर्मचारी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग का क्या अर्थ है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ी जाति पर्यायवाची नहीं है। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग समाज में कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो है समाज में कमजोर वर्गों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए जो है कि पिछड़ा वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है, अतः स्त्रियों की स्थिति को समझने के लिए भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टि डालना आवश्यक होगा। विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति भिन्न भिन्न रहती है। प्राचीन युगों में स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। मध्यकालीन युग में स्त्रियों की दशा खराब हो गई थी। आधुनिक युग में स्त्रियों की दशा पुनः सुधरी है। यानी कि जो भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति है समय समय पर बदलती रही है। प्राचीन समय में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था, मध्य युग में स्त्रियों की दशा खराब हो गई थी, लेकिन आधुनिक युग में स्त्रियों की दशा पुनः सुधर गई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूपांतरण से
आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, रूपांतरण सामाजिक परिवर्तन का वह स्वरूप है जो संपूर्ण समाज या सामाजिक संरचना को बदल देता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समग्र परिवर्तन के रूप में रूपांतरण शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। आज भी बहुधा रूपांतरण शब्द का प्रयोग संगठनों, समाजों, सेना, सरकारी अभिकरणों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों इत्यादि के संदर्भ में किया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक वर्ग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक वर्ग है, यहाँ पे आपको सामाजिक वर्ग की अवधारणा स्पष्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि प्रत्येक सामाजिक वर्ग को संपूर्ण समुदाय में एक निश्चित पद स्थिति प्राप्त होती है जिसके आधार पर एक वर्ग को दूसरे वर्ग से पृथक किया जा सकता है। सामाजिक चेतना के बिना वर्ग का निर्माण संभव नहीं है। जब समुदाय के किसी एक भाग के सदस्य सामाजिक विभेदों के संबंध में जागरूक या चेतन हो जाते हैं और उसी चेतना के आधार पर अपने को दूसरों से पृथक समझने लगते हैं, तभी वर्ग का जन्म होता है। यानी कि जो वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है, तो प्रत्येक सामाजिक वर्ग को संपूर्ण समुदाय में एक निश्चित पद या स्थिति प्राप्त होती है जिसके आधार पर एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग किया जा सकता है। सामाजिक चेतना के बिना वर्ग का निर्माण संभव नहीं है। जब समुदाय के किसी एक भाग के सदस्य सामाजिक विभेदों के संबंध में जागरूक या चेतन हो जाते हैं और उसी चेतना के आधार पर अपने को दूसरों से पृथक समझने लगते हैं, तभी वर्ग का जन्म होता है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज की विभिन्नताएं बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है उसकी क्या विभिन्नता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि भारतीय समाज में निम्नलिखित विभिन्नताएं पाई जाती है। पहला दिया हुआ है जनसंख्या संबंधी विभिन्नताएं, यानी कि जो भारतीय समाज है उसमें क्या विभिन्नताएं होती है। तो पहली विभिन्नता होती है कि जनसंख्या संबंधी विभिन्नताएं, दूसरा होती है भाषा संबंधी विभिन्नताएं, तीसरा है क्षेत्रीय विभिन्नताएं, चौथा है जातीय विभिन्नताएं, पांचवा है धार्मिक विभिन्नताएं, छठा है प्रजाति विभिन्नताएं, सातवां है सांस्कृतिक विभिन्नताएं और आठवां है जनजातीय विभिन्नताएं। यानी कि भारतीय समाज में 8 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है और भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः 8 प्रकार की प्रमुख विभिन्नता पाई जाती है भारतीय समाज के अंदर। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए और 14 क्वेश्चन का आंसर हो गए जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।